कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 7 प्रकरण 116 मित्र संधि तथा हिरण्य संधि। मित्र हिरण्य अर्थात सोना तथा भूमि की प्राप्ति की इच्छा से एक साथ मिलकर चढ़ाई करने पर किसी चीज की प्राप्ति में विशेष लाभ है। भूमि की प्राप्ति से मित्र तथा हिरण्य दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों से शेष बची हुई चीजें प्राप्त हो जाती हैं। आओ हम तुम मित्र प्राप्ति के लिए यत्न करें। इस ढंग पर संधि का नाम समसंधि है। तुम आगे से हमारे मित्र रहोगे। इस प्रकार की संधि को विषम संधि, और जब कोई किसी से अधिक प्राप्त करे तो उसको अति संधि कहते हैं। समसंधि में भी जो समृद्ध मित्र को या कष्ट में पड़े हुए मित्र को प्राप्त करता है और वह अच्छा रहता है, क्योंकि आपत्ति में साथ देने से मित्रता स्थिर हो जाती है। तकलीफ में पड़े हुए मित्रों में से भी यदि एक मित्र नित्य परंतु अवश्य और दूसरा मित्र अनित्य परंतु वश्य हो तो उनमें से कौन उत्तम है? पुराने आचार्यों का मत है कि नित्य तथा अवश्य मित्र ही उत्तम है, क्योंकि वह यदि उपकार नहीं करता तो नुकसान भी तो नहीं पहुंचाता। इसी के विपरीत कौटिल्य का मत है कि वश्य तथा अनित्य मित्र ही उत्तम है, क्योंकि वह जब तक लाभ पहुंचाता है तभी तक मित्र है। उपकार तथा लाभ पहुंचाना ही मित्र का लक्षण है। वश्य मित्रों में से भी यदि एक अनित्य और समृद्ध और दूसरा नित्य तथा दरिद्र हो तो इनमें से कौन उत्तम है? पुराने आचार्य अनित्य तथा समृद्ध को ही उत्तम प्रकट करते हैं, क्योंकि वह थोड़े समय में ही बहुत सा लाभ पहुंचा सकता है और बहुत से खर्चों से बचा सकता है। परंतु कौटिल्य नित्य तथा दरिद्र मित्र को ही उत्तम समझते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि नित्य तथा समृद्ध मित्र उपकार करने से दूर भागते हैं, और जब वह कुछ उपकार करते हैं तो साथ ही उसका बदला चाहते हैं। नित्य तथा दरिद्र मित्र धीरे धीरे थोड़ी राशि में सहायता पहुंचाते हुए समय के गुजरने के साथ साथ बहुत ही अधिक लाभ पहुंचा देते हैं। गुरु समुच्चय अर्थात लड़ाई के लिए जो कठिनाई से तैयार हो, बड़े मित्र तथा लघु समुच्चय अर्थात लड़ाई के लिए जो आसानी से तैयार हो, छोटे मित्र में कौन उत्तम है? आचार्यों का मत है कि पहले ढंग का मित्र ही शक्ति बढ़ाता है। जब वह लड़ाई के लिए तैयार होता है तो कार्य को समाप्त कर देता है। परंतु कौटिल्य दूसरे को ही ठीक समझते हैं, क्योंकि दूसरा समय पर काम तो आ जाता है। छोटे होने के कारण मन माने ढंग पर चलाया जा सकता है, पहले में यह बात नहीं है। असंगठित सैन्य तथा अवश्य सैन्य में से कौन उत्तम है? आचार्य लोग असंगठित सैन्य को ही अच्छा समझते हैं। उनका ख्याल है कि समय पर उनको संगठित किया जा सकता है। इसके विपरीत कौटिल्य अवश्य सैन्य अर्थात वश में करने के अयोग्य सेना को ही पक्ष में है, क्योंकि वह उसको सामादि उपायों से वश में करना सुगम समझते हैं। पुरुष भोग अर्थात जिसके पास सेना या आदमी बहुत हो, तथा हिरण्य भोग अर्थात जिसके पास सोना तथा संपत्ति अधिक हो, मित्र में कौन उत्तम है? आचार्य लड़ाई के लिए उपयोगी होने से प्रथम को ही उत्तम मानते हैं, क्योंकि वह जब उठ खड़ा होता है तो कार्य सिद्ध कर देता है। परंतु कौटिल्य द्वितीय को ही उत्तम समझते हैं, क्योंकि सोने की जरूरत तो रोज पड़ती है, जबकि सेना तथा आदमियों की जरूरत कभी कभी होती है। सोना एक ऐसी चीज है जिससे सेना तथा अन्य चीजें सुगमता से ही प्राप्त की जा सकती हैं। हिरण्य भोग तथा भूमि भोग मित्र में कौन उत्तम है? आचार्य लोग हिरण्य भोग के पक्ष में हैं, क्योंकि उससे सब प्रकार के खर्चे से बच सकते हैं। परंतु कौटिल्य भूमि पर ही मित्र तथा हिरण्य का आधार प्रकट करते हैं। इस पर पूर्व में भी प्रकाश डाला जा चुका है, अर्थात भूमि भोग मित्र ही ठीक है। जब विजेता तथा शत्रु के मित्रों के देश की आबादी एक सदृश हो तो भी उनमें पराक्रम, कष्ट सहने की शक्ति, अनुराग तथा युद्ध सामर्थ्य के मामले में भेद हो सकता है। इसी प्रकार समृद्धि में समान होते हुए भी मांगते ही धन इकट्ठा हो जाना, शान, बिना परिश्रम के ही अधिक धन का मिलना तथा लगातार मिलते रहने आदि के मामले में भेद हो सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने के योग्य हैं। उत्तम मित्र के नित्य, वश्य, लघुत्थान अर्थात शीघ्र ही तैयार हो जाने वाला, पितृ पैतामह
अर्थात बाप दादे के समय से मित्र, महत अर्थात शक्तिशाली तथा अद्वैध्य अर्थात स्थिर स्वभाव के यह 6 भेद हैं। जो निस्वार्थ भाव से प्रीति तथा बढ़े हुए पुराने संबंधों की रक्षा करे वही नित्य मित्र है। जिसका बहुत प्रकार उपयोग किया जा सके उसे वश्य मित्र कहते हैं। यह एक तो भोगी अर्थात एक ही व्यक्ति जिससे लाभ उठावे, उभय तो भोगी अर्थात 2 व्यक्ति जिससे लाभ उठावें, तथा सर्वतोभोगी अर्थात जिससे सभी लाभ उठावें 3 प्रकार का होता है। जो सहायता लेने या देने की इच्छा से शत्रुओं के साथ सख्ती का बर्ताव करता हो तथा जिसके पास किले, जांगलिकों की फौजें आदि हों, वह भी नित्य मित्र कहलाता है। जो एक और शत्रु के साथ युद्ध कर रहा हो तथा जिस पर कोई बड़ी विपत्ति ना हो और जो कि उपकार करने के लिए संधि करे, उसको अनिश्चित तथा वश में ना आने वाला मित्र समझना चाहिए। जो किसी स्वार्थ से संबंध रखता हो, उपकारी तथा स्थिर स्वभाव का हो तथा मित्र होने के योग्य हो, वह विपत्ति पड़ने पर भी मित्रता नहीं छोड़ता। जो मित्रता रखे वह मित्र, जो शत्रु का पक्ष ले वह चल मित्र, और जो किसी के भी प्रति उदासीनता न प्रकट करे वह उभय भाव मित्र कहलाता है। जो विजिगीषु का अमित्र तथा शत्रु का दिली मित्र हो, उसको अनुपकारी मित्र समझना चाहिए। वह उपकार ही क्यों न कर रहा हो और चाहे वह उपकार करने में कितना ही समर्थ क्यों न हो। जो शत्रु का हितैषी, प्रिय, पूज्य तथा संबंधी हो, उसको शत्रु ही समझना चाहिए। वह विजिगीषु का उपकार ही क्यों न कर रहा हो। जिसके पास बहुत ही अधिक उपजाऊ जमीन हो, जो कि बलवान, संतुष्ट तथा आलसी हो और जो कि तकलीफ से दूर भागता हो, उसको उदासीन समझना चाहिए। जो बुद्धि के कम होने से शत्रु तथा विजिगीषु की बात को माने तथा किसी से भी द्वेष ना करे, उसको उभय भावी अर्थात दोनों के पक्ष का माना जाए। जो कारण या अकारण से कष्ट में पड़े हुए या इसी प्रकार सहायता मांगने के लिए आए हुए मित्र की उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, वह मृत्यु को अपने आप बुलाता है। शीघ्र ही मिलने वाले थोड़े लाभ तथा देर में मिलने वाले ज्यादा लाभ में किसको पसंद करना चाहिए। पुराने आचार्य पहले के ही पक्ष में हैं, क्योंकि उससे हाथ में लिए काम को सहायता मिलती है। इसके विपरीत कौटिल्य द्वितीय के ही पक्ष में हैं। उनका ख्याल है कि दूसरा यदि बीज के फल के सदृश स्थिर तथा अनश्वर हो तो ठीक है, अन्यथा पहला ही ठीक है। राजा को चाहिए कि वह स्थिर लाभ या उसके कुछ भाग के महत्व को देखकर अपने स्वार्थ की सिद्धि को सामने रख तथा मित्र लोगों के साथ गुट बनाकर शत्रु पर चढ़ाई करे। भूमि संधि। आओ हम तुम भूमि को प्राप्त करें, इस प्रकार की संधि को भूमि संधि कहते हैं। उनमें से जो उपजाऊ भूमि को प्राप्त करता है वह अच्छा रहता है। यदि दोनों की ही भूमि उपजाऊ हो तो उनमें जो बलवान शत्रु को परास्त कर भूमि प्राप्त करता है वह अच्छा रहता है, क्योंकि इस भूमि लाभ के साथ साथ शत्रु का नाश हो जाता है तथा शक्ति तथा प्रताप भी बढ़ जाता है। दुर्बल से भूमि छीनने में भी अच्छा ही है, परंतु इससे भूमि अच्छी नहीं मिलती। पड़ोसी राजा के छिपे छिपे दुश्मन हो जाते हैं। तुल्य शक्तिशाली शत्रुओं में से जो स्थित शत्रु को नष्ट कर देश प्राप्त करता है वह लाभ में रहता है। इससे किले हाथ में आ जाते हैं, जो कि भूमि की रक्षा तथा जंगली लोगों के आक्रमण से देश की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। अस्थिर शत्रु के देश के प्राप्त होने पर दुर्बल तथा सबल राजाओं के पड़ोस में होने से ही भेद पड़ता है। जिस देश के पास दुर्बल सामंत हो वह देश सुगमता से ही संभाला जा सकता है, परंतु जब पड़ोस में संबल सामंत हों तो प्राप्त देश की रक्षा में सोना तथा धन फूंक कर नुकसान उठाना पड़ता है। प्रश्न उठता है कि पक्के दुश्मनों से भरे समृद्ध देश का या कच्चे दुश्मनों से भरे दरिद्र देश का प्राप्त होना उत्तम है। पुराने आचार्य प्रथम को ही उत्तम मानते हैं, क्योंकि उससे धन तथा सैन्य की वृद्धि करना सुगम होता है और जो कि अंत में दुश्मनों को दबा देता है।
परंतु कौटिल्य का ख्याल है कि ऐसी भूमि के मिलने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। पक्के दुश्मन उपकार करो चाहे अपकार करो, दुश्मन ही बने रहते हैं। कच्चे दुश्मन उपकार तथा अनपकार से ठंडे पड़ जाते हैं। जिस देश में बहुत से किले हों, सीमाएं चारों म्लेच्छों तथा जांगलिकों से भरी पड़ी हों, उनको पक्के दुश्मनों का देश समझना चाहिए। इससे विपरीत देश को कच्चे दुश्मनों का देश मानना चाहिए। पास की थोड़ी और दूसरी बहुत बड़ी जमीन में से कौन सी जमीन अच्छी है? पास की थोड़ी जमीन अच्छी होती है क्योंकि इसकी रक्षा सुगमता से हो सकती है। दूर की जमीन में यह बात नहीं है। यदि पड़ोस की भूमि की रक्षा के लिए सेना की जरूरत हो और दूर की भूमि अपने आप सुरक्षित हो, तो इनमें से कौन सी उत्तम है? दूसरी भूमि ही ठीक है क्योंकि उसी के धन तथा सैन्य से उसको रक्षा होती है। इससे विपरीत पहली को संभालने के लिए जगह जगह छावनियां बनानी पड़ती हैं तथा भारी सेना रखनी पड़ती है। जड़ बुद्धि तथा बुद्धिमान राजा के देशों में से किसके देश का मिलना अच्छा है? जड़ बुद्धि का देश ही ठीक है क्योंकि उसकी सुगमता से ही रक्षा की जा सकती है और उसके पुनः लौटाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत बुद्धिमान राजा के देश के लोग उसी में अनुरक्त होते हैं। पीड़नीय अर्थात जिसको दबाना हो या उच्छेदनीय अर्थात जिसको नष्ट करना हो में से किसकी भूमि लेना ठीक है? उच्छेदनीय की भूमि का लेना ही ठीक है क्योंकि उसका कोई भी साथ नहीं देता है। जिसका वह सहारा भी लेता है वह शक्तिशाली नहीं होते तथा खजाना तथा फौज लेकर वह भागता है और इसीलिए प्रकृतियां उसको छोड़ देती हैं। पीड़नीय में यह बात नहीं होती है। वह किलों तथा मित्रों से सहायता प्राप्त कर शक्तिशाली हो जाता है। दुर्गों का सहारा लेने वालों में भी स्थल दुर्ग वालों से भूमिका मिलना अच्छा है। स्थल दुर्ग का घेरा डालना तथा शत्रु पर चढ़ाई करना सुगम है। शत्रु भाग कर कहीं भी जा नहीं सकता है। न ही दुर्ग वालों को जीतने में दुगनी मेहनत खर्च होती है। पानी से रक्षा करना पड़ता है। शत्रु को नदी के सहारे रसद पहुंचती रहती है। नदी तथा पर्वत दुर्ग वालों में नदी वालों से भूमि का प्राप्त होना ही ठीक है। नदी दुर्ग पर हाथियों, खंभों पर बनाए हुए पुलों तथा एक नौकाओं के सहारे चढ़ाई की जा सकती है। पानी की गहराई एक सदृश नहीं रहती और उसको दूसरी ओर से बहाया भी जा सकता है। पहाड़ी दुर्ग पर चढ़ाई करना बहुत ही कठिन है। वह प्रकृति की ओर से सुरक्षित है। उस पर चढ़ना सुगम नहीं है। एक के फिसलते ही सारी की सारी सेना नष्ट हो जाती है। पत्थरों तथा पेड़ों के लुढ़कने से बहुत ही नुकसान पहुंचता है। नीची जमीन तथा साधारण जमीन पर लड़ने वालों में पहले से ही जमीन का मिलना ठीक है क्योंकि वह कुछ ही समय तक लड़ सकते हैं जबकि दूसरे एक सदृश युद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार गड्ढे तथा ऊंची जमीन पर से लड़ने वालों में से भी पहले ही जमीन का प्राप्त करना उत्तम होता है क्योंकि खनक गड्ढे में खड़े होकर शस्त्र से लड़ाई करते हैं जबकि दूसरे एकमात्र शस्त्र फेंक कर काम चलाते हैं। जो राजा अर्थशास्त्र को पूर्ण रूप से समझकर ऊपर वर्णित लोगों से भूमि प्राप्त करता है वह गुट बनाकर लड़ने वाले शत्रुओं को नीचा दिखाता है तथा उनकी अपेक्षा या अधिक महत्व को प्राप्त करता है। हर हर महादेव।